आज हम अगले वीडियो में देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैध क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था अक्षीय स्थिति में वैध क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किए थे, उसके सूत्र की उत्पत्ति किए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपनी इंटरमीडिएट के सिलेबस के लिए। बहुत ही बार ये पूछा जाता है, कई बार आता है ये टॉपिक, और इसको आज अपन देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें सबसे पहले अब हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। हमारे पास ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 12 है। मध्य बिंदु को है, इनके बीच की दूरी 12 है, मध्य बिंदु को है, और मध्य बिंदु को से r दूरी पर कोई बिंदु P है निरक्षीय स्थिति में, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मिला देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यहाँ मिला देते हैं। तो जब ये 12 दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बेटा L होगी, और ये वाली दूरी भी अपनी L ही होगी। ठीक, तो हम इसके आगे और भी देखते हैं। हम -q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, +q आवेश के कारण भी निकालनी पड़ेगी, और हम जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं उस बिंदु पर उसकी सबसे पहले दिशा निकालते हैं। और दिशा ज्ञात करने के लिए हमको वहां पर परीक्षण आवेश रखना होता है। क्या रखना होता है बेटा? परीक्षण आवेश। और ये हमारा धन आवेशित होता है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है। इस आवेश का अपना स्वयं का कोई भी वैद्युत क्षेत्र होता नहीं है। हम देखेंगे तो ये -q आवेश है, ये बेटा +q आवेश। +q आवेश इस +q आवेश को क्या कर देगा बेटा? प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिकर्षित कर देगा। तो इस साइड ये गतिमान हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा बेटा E1, और ये हमारा -q आवेश है। -q आवेश इस +q आवेश को भी क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित। जैसे ही ये आकर्षित करेगा तो इस साइड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बेटा? E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E2। और हम देखते हैं कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ रखा है उसमें E1 और E2 की डायरेक्शन या तो एक जैसी होती थी या अपोजिट होती थी, लेकिन उनकी रेखा एक ही होती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं E1 हमारा ऊपर साइड है और E2 हमारा इस साइड है, इसीलिए ये एक ही क्रिया रेखा पर नहीं है, इसलिए ना तो ये डायरेक्ट जुड़ेगी ना ही ये डायरेक्ट अभी इस प्रकार से घट सकती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर एक थीटा एंगल है, और आप जानते हैं ये हमारे पास लंबवत है। कैसा बेटा? ये लंबवत है। तो ये जितना थीटा होगा तो आप जानते हैं ये एकांतर कोण से ये वाला भी थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। जब ये थीटा है तो ये 90 - थीटा, तो ये कौन सा हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और हम इस प्रकार से और आगे देखें तो हम इसके वेक्टर वियोजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेक्टर वियोजन। और वेक्टर वियोजन में आप जानते हैं कि जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, यदि ये थीटा एंगल पर कोई F बल होता है, क्या होता है? F बल। तो जिसके साथ एंगल होता है, जिसके साथ एंगल थीटा होता है, उसके साथ कौन जाता है बेटा? कॉस। कौन जाता है बेटा? कॉस का गुणांक आता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं F cos थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा F sin थीटा। इस प्रकार से हम देखेंगे। हम इस वाले पार्ट को छुपाएंगे तो इस वाले पार्ट को हम देखते हैं इस प्रकार से। तो देखिएगा, हम ऊपर वाले पार्ट की ओर ध्यान देंगे तो इस साइड ये एंगल है, तो जिस साइड ये एंगल है इस साइड कौन आएगा बेटा? cos आएगा। किसका? E1 का। इस साइड हो जाएगा बेटा E1 cos थीटा, और इस साइड कौन आएगा बेटा?
E1 sin थीटा। कौन आ जाएगा बेटा? E1 sin थीटा आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम यदि नीचे वाले की ओर देखें तो बताइएगा इस साइड ये थीटा है तो हमारा ये भी थीटा आएगा, तो यहाँ से E2 का आएगा ये, तो इस साइड हो जाएगा बेटा E2 cos थीटा, और इस साइड इसके साथ एंगल नहीं है तो इसके साइड आएगा E2 sin थीटा। कौन सा आएगा बेटा? E2 sin थीटा। इस प्रकार से हमारे वेक्टर वियोजन की सहायता से हम E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को हम देख पाते हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को भी देख पाते हैं। हम यहाँ पर आप लोग भी देख पा रहे हैं कि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, ये दोनों बेटा एक ही क्रिया रेखा में कैसे देख पा रहे होंगे आप लोग। ये इस साइड E1 sin थीटा और नीचे की ओर E2 sin थीटा है। आप जानते हैं एंगल भी बराबर, ये भी एंगल बराबर, ये भी एंगल, सब हमारे एंगल भी बराबर है, दूरियां भी बराबर है, आवेश भी बराबर है। तो इस प्रकार से ये हमारा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों ही कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। तो और E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में विपरीत है, इसीलिए यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे रहे हैं। और हमारे पास जो बाद में बचेंगे वो एक ही डायरेक्शन में कौन बचेगा बेटा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो हम देख पाएंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो होगी वो E बराबर हो जाएगी बेटा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जबकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशाओं में विपरीत होने के कारण यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं बेटा? समाप्त कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर यदि इसको सॉल्यूशन करना है तो E1 और E2 के मान हमारे पास आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बताइएगा, मान यहाँ से देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कितनी है बेटा? E1 है, तो हम लिख पाएंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए लेकिन ये दूरी तो अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। हम इसकी x की वैल्यू अभी थोड़ी देर में निकालने वाले हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता x और यहाँ से हो जाएगा बेटा x स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। सेम इसी प्रकार हम लेंगे बेटा E2 बराबर, E2 का भी मान निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बेटा माइनस Q, इसको भी बेटा x ही मान लेते हैं। तो बताइएगा माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताइएगा जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बताइएगा यहाँ से हो जाएगा बेटा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। हमको एक्चुअली में x की वैल्यू चाहिए, हम इस x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। हम किसी एंगल को भी ले लेते हैं बेटा, किसको ले लेंगे? इन ट्रायंगल AOP में, इन ट्रायंगल किसमें बेटा? AOP से। इससे देखेंगे तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें बेटा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी बेटा? पाइथागोरस
फिर में लगाते हैं तो आप जानते हैं थीटा के ठीक सामने तो बेटा ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा और ये सबसे बड़ी भुजा बेटा क्या हो जाएगी कर्ण। तो हम देखेंगे कर्ण स्क्वायर का मतलब है बेटा एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ से जो वैल्यू चाहिए ये कितनी है बेटा वैल्यू एल स्क्वायर का मतलब है बेटा आर एल स्क्वायर एल का मतलब बेटा यहाँ से लंब का मतलब है आर यहाँ से जाए आर स्क्वायर और ये हमारे पास आधार है तो आधार का मतलब है बेटा एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ से देख पा रहे हैं इसका वर्गमूल लेंगे तो इसका आ जाएगा बेटा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ रही हमारे पास आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर होगी रूट के अंदर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो बताइएगा समीकरण 2 इसको मान लेते हैं इसमें रखते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो हमारे पास हो जाएगा E बराबर परिणामी तीव्रता लेते हैं बेटा परिणामी तीव्रता तो बताइएगा E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर हो जाएगा E1 का वैल्यू बेटा हमारे पास यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x स्क्वायर प्लस E2 की भी वैल्यू रखते हैं बेटा 1 यहाँ से cos थीटा भी आएगा cos थीटा को भी रखिएगा cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा बेटा cos थीटा। दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं हमको। बताइएगा E बराबर यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा 2q/x स्क्वायर इंटू बेटा कितना हो जाएगा बेटा cos थीटा। x स्क्वायर की वैल्यू दरअसल हमारे पास है तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा बेटा 2q/x स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। हमारे पास कितनी बेटा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। और आप जानते हैं लाल बटे कक्का से कि आपने पढ़ रखा होगा 9 10 में बहुत ही बार पढ़ रखा होगा पहला वाला साइन दूसरा वाला कॉस तो कितना हो जाएगा बेटा आधार बटे कारण कितना हो जाएगा बेटा आधार बटे कारण। तो बताइएगा E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/r स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर इंटू आधार का मतलब हमारे पास बेटा l तो हम यहाँ से l लाएंगे और के का मतलब कर्ण का मतलब है सबसे बड़ी भुजा ट्रायंगल की तो कितना हो जाए बेटा आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। इस प्रकार से हम यहाँ तक कर पाएंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देख पाएंगे E बराबर यहाँ से आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा q इंटू 2l यहाँ से इसके पास आपके पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 इंटू आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 कितना हो जाएगा बेटा पावर 1/2। क्यों आप भी जानते हैं रूट को हटाओगे तो पावर 1/2 लगाओगे कितना लगाओगे बेटा पावर 1/2 लगाओगे। जैसे पावर 1/2 लगाओगे तो आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हैं P बराबर होता है Q इंटू 2L कितना होता है बेटा P बराबर Q इंटू 2L। तो आप यहाँ पर लिख पाओगे P अपॉन यहाँ से आप लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 3/2 कितना हो जाएगा बेटा 3/2। और आप जानते हैं यहाँ पर भी R ग्रेटर देन L कितना बेटा R ग्रेटर देन L। इसका मतलब यह होता है कि L आपकी सूक्ष्मतम दूरी है। क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव में जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे हो अल्प दूरी पर स्थित हो कैसे होता अल्प दूरी पर स्थित हो। अब तो ये अल्प दूरी से भी आधी दूरी है तो ये तो और भी ज्यादा सूक्ष्मतम हो जाएगी। जब और ज्यादा सूक्ष्मतम हो जाएगी तो ये तो हटाने योग्य हो जाएगी ये नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। कैसे कर दी जाएगी नेग्लेक्ट। जैसे ही ये नेग्लेक्ट होगी
और अपना काम बन जाएगा। तो बताइएगा, यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 P/r² प्लस 0 की पावर 3/2। कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 0 की पावर 3/2 होगा। और आगे देखेंगे तो बताइएगा, यहाँ से आप भी देख पा रहे हैं E बराबर 1/4πε0, यहाँ से हो जाएगा बेटा P अपॉन, यहाँ से हो जाएगा r² की पावर कितनी है बेटा? 3/2। 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन 3 पावर बची रहेगी r की पावर 3। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये तो बेटा निरक्षीय स्थिति में आ रही है, और पिछले वीडियो में हमने देखा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम उसको देखे थे तो आपको पता है 1/4πε0 2p/r। यदि आपसे कहा जाए कि जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी आपस में तुलना कीजिए। जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें P अकेला है, यहाँ पर बेटा 2p है। इसका मतलब है कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है? 2 गुनी होती है किसकी तीव्रता में? निरक्षीय स्थिति की तुलना में। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये यूपी बोर्ड में बहुत बार आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप वेट करिए अगले वीडियो के लिए, और जो कि बहुत ही जल्द आपके लिए दी जाएगी। धन्यवाद।